Hello everyone. Now starting with the second part of director, hardly it would take 30 minutes of completing that part. Section 163, proportional representation. Is it an important section? Not at all. Not at all an important section, क्योंकि ये कंपनी के लिए मैंडेटरी ही नहीं है. कंपनी इफ़ विश वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ले सकती है, अदरवाइज नहीं. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कब आता है? देखो, जब डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर डायरेक्टर्स ही होते हैं. तो किसी भी अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, लेट से ए डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना है. अब मेजॉरिटी ने ही अगर हाँ कर दी, सपोज माइनॉरिटी बोल रही नहीं हमें इसे अपॉइंट नहीं करना, मेजॉरिटी ने बोल दिया नहीं हमको अपॉइंट करना है, ऑब्वियस है कि मेजॉरिटी विन करेगी. यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा. अब इस केस में माइनॉरिटी तो कभी भी क्या नहीं कर पाएगी, अपनी तरफ से एक डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर सकती है. तो इस केस में बोलते हैं कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहे तो कंपनी यूज़ कर सकती है. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे माइनॉरिटी का ग्रुप है तो वो अपने लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है. सपोज जैसे 60% मेजॉरिटी है, 40% माइनॉरिटी है, तो यहाँ पे 3:2 3 डायरेक्टर्स वोट करने का मौका मिल जाएगा किसको? आपके मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर को, और 2 डायरेक्टर्स वोट करने का मौका किसको मिल जाएगा? माइनॉरिटी को, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे. ठीक है, तो दिस इज़ नथिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. अब इसमें आप क्या कर सकते हो? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या क्यूमुलेटिव वोटिंग या कोई और मेथड से भी अपॉइंटमेंट कर सकते हो. क्यूमुलेटिव वोटिंग मतलब जैसे कि एक साथ सब लोग अपॉइंट कर रहे हैं, 60% वाले अपॉइंट कर रहे हैं कि हमें किसको अपॉइंट करना है, तो मेजॉरिटी जहाँ पे जाती है वो डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब एक एक को क्या करेंगे? वोट करेंगे, जिसको वोट मिलेगा सबसे ज़्यादा वो अपॉइंट हो जाता है. तो जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं वो अपॉइंट हो जाता है. और यहाँ पे वोट क्यूमुलेटिव वोटिंग में क्या है? ये डायरेक्टर्स जो हैं, डायरेक्टर्स ने किसको ज़्यादा वोटिंग की है उसको क्या होगा? अपॉइंट किया जाएगा. इसके अलावा कोई थर्ड मेथड है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे. अब ये 3 चीज़ें हो गई मेथड की. मैंडेटरी, मैंने जैसे कि बोला दिस इज़ नॉट मैंडेटरी. और ये जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा ना वो वंस इन अ 3 ईयर अपॉइंट होगा. कैजुअल वैकेंसी इस डायरेक्टर की होती है, तो इस डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी आर्टिकल क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगी? फुलफिल होगी. लेकिन अगर हमारा आर्टिकल कुछ भी नहीं बोल रहा है स्पेसिफिक, तो बोर्ड मीटिंग में ही कैजुअल वैकेंसी जैसे फुलफिल होती है वैसे फुलफिल होगी. और बाद में क्या किया जाएगा? मेंबर्स उसे इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग में क्या कर लेंगे? अप्रूव कर लेंगे. ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है अगेन गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता है. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता. और ये तो पूरा कंपनी एक्ट को ही ओवरराइड कर रहा है. ये क्या है? पूरे के पूरे कंपनी एक्ट को ओवरराइड कर रहा है. अगेन सेइंग जस्ट रीड दिस सेक्शन, नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन. लेकिन एक चीज़, अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी आपको करना है तो आर्टिकल अलाउ करेगा तभी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा. और अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं तो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द डायरेक्टर, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ही अपॉइंट होंगे. This completes your 163. Covering 164 and very important section, that is qualification and disqualification of the director. 164 के 3 सबसेक्शन है. 164 सबसेक्शन 1, 164 सबसेक्शन 2, 164 सबसेक्शन 3. 164 सबसेक्शन 3 डायरेक्टली पहले लेती हूँ. वहाँ पे क्या लिखा है 164 सबसेक्शन 3 में कि एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस ऐड कर सकती है, क्वालिफिकेशंस ऐड कर सकती है. एज हो सकता है या फिर स्टडी बेस्ड क्वालिफिकेशन हो सकते हैं. किसी भी तरह का क्वालिफिकेशन कौन रख सकता है? प्राइवेट कंपनी अपनी तरफ से ले सकती है. दैट इज़ बीन गिवन इन 164 सबसेक्शन 3. 164 सबसेक्शन 2 लेते हैं फिर हम. 164 सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स, अगर क्या होता है कोई भी एक कंपनी है, उस कंपनी ने अगर कंजिक्यूटिवली 3 फाइनेंशियल ईयर तक, कंजिक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर तक एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किए हैं, या फिर फेलियर टू पे द डिपॉजिट, फेलियर टू रीपे द डिपॉजिट और उस पर इंटरेस्ट,
failure to redeem the debenture or interest, और failure to pay the dividend declared, जो dividend declare किया है, डी ही आ रहा है देखो, failure to repay deposit उसका इंटरेस्ट, फेलियर टू रिडीम द डिबेंचर उसका इंटरेस्ट, फेलियर टू पे द डिक्लेयर्ड डिविडेंड कितने टाइम, 1 year और मोर देन 1 year, फॉर 1 year और इफ़ द फेलियर कंटिन्यूज फॉर मोर देन 1 year। तो ये जो कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, इस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अदर कंपनी एंड रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन दिस कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 year। 5 साल तक अभी क्या नहीं बन पाएंगे, डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। दिस हैज़ बीन गिवन इन 164 सबसेक्शन 2। 164 सबसेक्शन 2 जब जब क्वेश्चन में आएगा कंपल्सरी मैंडेटरी 167 लिखना पड़ेगा। 167 में लिखा है, दैट इज़ वैकेंसी से रिलेटेड है कि अगर 164 सबसेक्शन 2 के रीज़न से क्या होता है, वैकेंसी डिस्क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे 167 में लिखा है कि जब भी 164 सबसेक्शन 2 की डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होती है तो जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है, सारे के सारे डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई होंगे, ये चीज़ याद रखना। तो जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है वो कंटिन्यू करेंगे डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में, डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में कंटिन्यू करेंगे, और जो अदर कंपनी है उन अदर कंपनी में वो वेकेट करेंगे अपना ऑफिस। दैट मीन दे आर नॉट लाइबल टू बी अपॉइंटेड इन न्यू कंपनी, बल्कि इस कंपनी में अभी उन्हें क्या करना होगा, कंटिन्यू करना होगा। दिस हैज़ बिन गिवन इन 164 सबसेक्शन 2। क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है लोन, कि लोन का रीपेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट किया मोर देन 1 year, तो लोन का रीपेमेंट इज़ नॉट इक्वल टू द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, नॉट इक्वल टू रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, और नॉट इक्वल टू द रीपेमेंट पेमेंट ऑफ डिविडेंड दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड। तो लोन के रीपेमेंट से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आता अगर वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है तो। दिस इज़ 164 सबसेक्शन 2 जो सारे के सारे डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई करता है। नाउ कवरिंग 164 सबसेक्शन 1, लंबी चौड़ी सी, ज़्यादा लंबी नहीं बट 8 पॉइंट्स की लिस्ट है, जिसमें सबसे पहले 164 सबसेक्शन 1 बोलता है अगर पर्सन एडजुडिकेटेड है एज व्हाट, अगर पर्सन क्या है, इंसॉल्वेंट है, डिक्लेयर्ड टू बी इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, कंपिटेंट कोर्ट ही डिक्लेयर करेगा। मैं बोलूँ किसी को अरे तुम तो पागल हो, दैट इज़ नॉट इन अनसाउंड माइंड, कोर्ट ही डिक्लेयर करेगा, कंपिटेंट कोर्ट डिक्लेयर करेगा पर्सन अनसाउंड माइंड है, मेंटली एज वेल एज मेडिकली क्या होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट डिक्लेयर करता है तब, लेकिन जैसे ही कोर्ट ने ही डिक्लेयर कर दिया कि अब सामने वाला क्या है, साउंड माइंड है, तो उस केस में क्या होगा, अगर कोर्ट डिक्लेयर कर देता है बाद में वापस से कि ये साउंड माइंड है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। सेकेंड, पर्सन हैज़ बिन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, पर्सन क्या है, एडजुडिकेटेड है एज एन इंसॉल्वेंट। तो अगर पर्सन एडजुडिकेटेड है एज इंसॉल्वेंट तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो पर्सन हु इज़ व्हाट, एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे याद रखना, बट ये पर्सन ने खुद ने अप्लाई किया है कि ही वांट टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। तो पर्सन हैज़ अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, खुद ने अप्लाई करना है, क्रेडिटर अप्लाई नहीं कर रहे, खुद अप्लाई कर रहे हैं। एंड द एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग, और क्या है ये एडजुडिकेशन, क्या है अभी एप्लीकेशन क्या है, एडजुडिकेशन की पेंडिंग चल रही है। तो हैज़ अप्लाइड फॉर एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट एंड द एप्लीकेशन पेंडिंग। तो इस केस में क्या होगा, सामने वाला जो पर्सन है डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग एज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर ही नहीं बन पाएगा। देन इसके बाद आता है अ पर्सन इज़ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्वालिफाई हो जाएगा, अभी अनडिस्चार्ज है तो क्वालिफाई नहीं होगा। डेफिनेटली कंपलसरी यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो 196 आई गेस सबसेक्शन 3 में उसके डिस्क्वालिफिकेशंस दिए हैं, इसे साथ में देखना, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कभी भी अगर इंसॉल्वेंट होता है तो वो लाइफ टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन अलग दिए हैं 196 सेक्शन में, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट से डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बन गया तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव बन सकता है, बट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाइफ टाइम नहीं बन पाएंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या नहीं होगा, लाइफ टाइम नहीं बनेंगे। देन इसके बाद आता है कि अगर पर्सन को क्या किया है, कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, पर्सन हैज़ बिन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन्वॉल्व इन मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, कोई भी उसने क्या किया, ऑफेंस किया है, वेदर मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब कंपनीज एक्ट में कोई ऑफेंस किया है, ठीक है। तो पर्सन हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस फॉर विच ही हैज़ बिन कन्विक्टेड, ऑफेंस वेदर इन्वॉल्व इन मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, एंड उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ और मोर है। इम्प्रिजनमेंट उसका कितना है, 6 मंथ और मोर का इम्प्रिजनमेंट है, एंड 5 years हैज़ नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। 5 years काउंट कहाँ से होंगे, 5 years हैज़ नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे 6 मंथ भी काउंटेड है, तो 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट एंड 5 years हैज़ नॉट elapsed फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ही विल बी डिसक्वालीफाइड। 5 साल तक तो डिसक्वालीफाइड है, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा ऑफेंस किया भाई साहब ने कि 7 years का उसको इम्प्रिजनमेंट मिला है, तो वो लाइफ टाइम डिसक्वालीफाइड है फ्रॉम बीइंग डायरेक्टर। अब इसमें कोर्ट कौन सा होगा, इंडिया का कोर्ट भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया का कोर्ट भी हो सकता है। देन या तो देखो डी में तो कुछ नहीं हुआ, डी में 6 मंथ से कम का ही इम्प्रिजनमेंट था उसको, डी में वो कवर नहीं हुआ, 6 मंथ से कम का इम्प्रिजनमेंट था, बट कोर्ट को ऐसा लगता है, ट्रिब्यूनल को लगता है कि इस डायरेक्टर को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। तो जिस पर्सन को कोर्ट डिक्लेयर करता है कि ये डिसक्वालीफाई है फ्रॉम बीइंग अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर एंड द ऑर्डर इज इन फोर्स, दिस वर्ड हैज़ टू बी रिटर्न दैट द ऑर्डर इज इन फोर्स, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में भी वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ऑर्डर नॉट इन फोर्स है तो अब वो क्वालिफाई हो जाएगा। देन द पर्सन हैज़ नॉट पेड कॉल्स ऑन शेयर, इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, सामने वाला कॉल्स ही पे नहीं कर रहा, 6 month फ्रॉम द लास्ट डेट दैट हैज़ बिन फिक्स फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल, 6 महीने निकल गए, लास्ट डेट हमने जो फिक्स की थी उससे 6 महीने निकल गए, कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहा, उस केस में डिसक्वालीफाई। लेकिन ये उसी कंपनी से डिसक्वालीफाई होगा जिस कंपनी में उसने पे नहीं किया है, यहाँ पे वो उसी कंपनी में डिसक्वालीफाई है जिस कंपनी के शेयर्स वो कॉल पे नहीं कर रहा है, ये चीज़ याद रखने वाली है। देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, प्रीवियस 5 years में कुछ आपने उसमें क्या किया है, कन्विक्शन किया है, दिन नहीं है आपके पास, या फिर डायरेक्टरशिप होल्ड करने में आपने कोई गड़बड़ की है, 165 जो नेक्स्ट हम अभी डायरेक्टरशिप का ही करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, यू आर डिसक्वालीफाइड। तो 165, 188, देन इसके बाद आपका आ गया 152 सबसेक्शन 3 दिन का, कोर्ट ने डिसक्वालीफाई किया, या फिर कन्विक्शन हुआ है आपको, या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या फिर एडजुडिकेशन के लिए आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन पेंडिंग है, या अनसाउंड माइंड के हो, या फिर कॉल्स पे नहीं किए हैं, ये सारे ही केस डिसक्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्टर हैं। दिस कंप्लीट योर सेक्शन 164। नाउ वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 165 डायरेक्टरशिप। डायरेक्टरशिप में क्या बोलते हैं कि कोई भी डायरेक्टर है ओवरऑल 20 कंपनी ही होल्ड कर सकता है। 20 कंपनी मतलब क्या, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी मिला के 20 कंपनी, और इस 20 कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप इंक्लूड होगा। लेकिन जब पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी सिर्फ 10 हो सकती है, और पब्लिक कंपनी मतलब वो भी जब प्राइवेट कंपनी या तो ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी जिसकी पब्लिक कंपनी होल्डिंग है या फिर वो सब्सिडरी है, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी क्या है, अगर पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी है वो भी पब्लिक कंपनी ही कहलाता है। तो ओवरऑल 20 कंपनी होल्ड कर सकते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप इंक्लूड करके, और पब्लिक कंपनी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। दैट इंक्लूड प्राइवेट कंपनी एज अ होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ द पब्लिक कंपनी। यहाँ पे जब 20 की लिमिट काउंट कर रहे हैं, वाइल काउंटिंग द लिमिट ऑफ 20 आपको डॉर्मेंट कंपनी नहीं लेना है। 20 की लिमिट में कौन सी कंपनी नहीं आएगी, डॉर्मेंट कंपनी 20 की लिमिट में नहीं आती है। एंड जब हम क्या कर रहे हैं,
10 और 20 दोनों देख रहे हैं, 20 एंड 10 दोनों कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस केस में सेक्शन 8 कंपनी जिसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो 13792 का, वो भी नहीं आता। तो अगर मैं बोलूँ तो सेक्शन 8 कंपनी 10 और 20 दोनों की लिमिट में नहीं आती और डोरमेंट कंपनी सिर्फ 20 की लिमिट में नहीं आती, जबकि 10 की लिमिट में काउंट करेंगे अगर डोरमेंट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी है डोरमेंट कंपनी, तभी तो 10 की लिमिट में काउंट हो जाएगी, लेकिन 20 की लिमिट में काउंट नहीं होगी। ऑल्दो ये आई कैन से कि इलॉजिकल सी चीज़ है कि 10 में आप काउंट कर रहे हो लेकिन आप 20 में काउंट नहीं कर रहे, बट कांट हेल्प इट आउट। तो यहाँ पे क्या बोला है, 20 होल्ड कर सकते हैं, डोरमेंट कंपनी 20 की लिमिट में नहीं आएगी, 10 की लिमिट में आएगी, और सेक्शन 8 कंपनी 10 और 10 और 20 दोनों की ही लिमिट में काउंट नहीं होती है। अगर आप क्या कर रहे हो, पहले से ही डायरेक्टरशिप, जब ये एक्ट आया था उससे पहले डायरेक्टरशिप 20 से ज़्यादा होल्ड करते हो तो विद इन 1 ईयर आप चूज़ कर सकते हैं कौन सी कंपनी में रहना है, कौन सी कंपनी में नहीं रहना है। कभी भी ऐसा होता है, कैसा होता है कि आप यहाँ पे अगर जैसे आपने चूज़ कर लिया ये कंपनी वो कंपनी, चांसेस आने के बहुत कम है इस चीज़ के, बट हाँ आपने चूज़ कर लिया कि मुझे इस कंपनी में रिज़ाइन करना है, इस कंपनी में रहना है, तो इफ रेजिग्नेशन कब से इफेक्टिव होगा, तो यहाँ पे जो रेजिग्नेशन होगा, तो जैसे ही क्या बोलते हैं, आफ्टर द डिस्पैच ऑफ रेजिग्नेशन और 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट विच एवर इज़ अर्लियर। जैसे ही 1 साल हो जाएगा या डिस्पैच कर दोगे, वॉट एवर इज़ अर्लियर आपका रेजिग्नेशन इफेक्टिव हो जाएगा। फिर अगर आप कभी भी 20 से ज़्यादा कंपनी में होल्ड करते हो या पब्लिक कंपनी 10 से ज़्यादा होल्डिंग रख रहे हो, तो 2000 पर डे मैक्सिमम 2 लाख, 2000 पर डे मैक्सिमम 2 लाख, 2000 पर डे मैक्सिमम 2 लाख होगा। अगर किसी भी कंपनी को क्या करना है, एक्ट बोलता है 20, एक्ट बोलता है 10, उससे भी कम लिमिट रखनी है, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू ही ये अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल बिजनेस है, एक्ट के अलग जाके कर रहे हो, स्पेशल बिजनेस है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके 20 से कम या 10 से कम लिमिट भी रख सकते हैं। दिस इज़ नथिंग बट योर सेक्शन 165। सेक्शन 166 क्या है? सेक्शन 166 ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर की बोलता है कि फेथफुली कंपनी के इंटरेस्ट में बायस नहीं होना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्टर अपने ऑफिस को असाइन नहीं कर सकता। डायरेक्टर कैन नॉट असाइन द ऑफिस। अगर डायरेक्टर ने अपना ऑफिस असाइन किया तो वो वॉइड होगा। इस पर एक क्वेश्चन ये भी है कि एक डायरेक्टर को लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट किया था और डायरेक्टर को लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट करके बोला है कि आप अपना सक्सेसर अपॉइंट कर लो। डायरेक्टर ने अपना सक्सेसर अपॉइंट किया कि जब उसकी डेथ हो जाएगी उसके बाद ये वाला जो पर्सन है एट विल में लिख दिया कि ये मेरी पोजीशन को होल्ड करेगा। क्या ये वैलिड है? तो सबसे पहले तो डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन कर नहीं सकता, अगर किया है तो वॉइड है। लेकिन डेथ के बाद ये पर्सन क्या करेगा, पुराने डायरेक्टर की प्लेस लेगा। तो जब डेथ हो गई तो वो पर्सन तो अपना ऑफिस ही होल्ड नहीं कर रहा है। तो जब अपना ऑफिस होल्ड ही नहीं कर रहा है तो वहाँ असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं कहलाता है। तो ये चीज़ वैलिड है। ये क्या है? वैलिड है। दिस इज़ नथिंग बट योर सेक्शन 166, जिसमें से अगर कुछ आ सकता है तो बस एक ये चीज़ ही आ सकती थी। देन 167 वेकेशन ऑफ द ऑफिस बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर्स ने क्या किया है, ऑफिस वेकेंट करेंगे। तो कब कब वेकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर हो सकता है? सबसे पहले 164 की अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है, 164 की क्या होती है, किसी भी तरह की कंडीशन फुलफिल होती है तो वेकेशन ऑफ द डायरेक्टर है। लेकिन हमने कहा 164 सबसेक्शन 2 है तो डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में कंटिन्यू रखना होगा। और जो कंपनी जिसमें आप डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हो, जिस कंपनी में डिफ़ॉल्ट नहीं है उसमें वेकेशन होगा। सिर्फ 164 सबसेक्शन 2 की बात है। दूसरा वेकेशन कब हो सकता है? जब कंटिन्यूस 12 मंथ तक क्या है, अगर आप बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट हो। ही हैज़ एब्सेंट हिमसेल्फ फॉर ऑल द मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये 12 महीने में जितनी भी मीटिंग हुई है, आप एक भी मीटिंग में आए, भले ही आपका ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी अपॉइंट हो चुका हो, याद रखना, भले ही 161 सबसेक्शन 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्यों ना अपॉइंट हो गया, स्टिल क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस वेकेंट ही करना पड़ेगा। अगर 12 महीने हो चुके हैं और 12 महीने के बाद भी क्या हो रहा है कि कोई भी डायरेक्टर आप क्या नहीं कर रहे हो, एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो। ये नहीं बोला सारी बोर्ड मीटिंग अटेंड करो, पर मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मीटिंग तो अटेंड करनी ही होती है।
फिर उसके बाद बोलता है अगर 184 में डिस्क्लोज़र बोला था और आपने डिस्क्लोज़र नहीं दिया है जिसमें आप इंटरेस्टेड थे, सपोज करो कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें इंटरेस्टेड थे, डिस्क्लोज़र ही नहीं किया 184 के अकॉर्डिंग, वैकेंसी डिस्क्लोज़र पे भी होती है। तो अगर आपने या तो 184 में कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है दैट रिलेट्स टू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वेयर यू आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड, या आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया अपना इंटरेस्ट, या फिर कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है आपको, भले ही 6 मंथ से कम का क्या था इम्प्रिजनमेंट था, लेकिन कोर्ट खुद ही डिस्क्वालीफाई कर दे तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैकेंसी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब 6 महीने 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट हो रहा है, मॉरल टर्पिट्यूड है या फिर अदरवाइज, तब कोर्ट बोलता है तब भी वैकेंसी होगी। 7 साल से ज़्यादा आपको इम्प्रिजमेंट हुआ है तो वो तो कंपलसरी आप हमेशा के लिए क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तब भी वैकेंसी होगी। लेकिन जब कोर्ट है, कोर्ट ने बोला है, चाहे वो इम्प्रिजमेंट 6 मंथ या उससे ज़्यादा के लिए बोला हो, या नॉर्मली कोर्ट ने बोला है कि भाई क्या करना है, इसको डिस्क्वालीफाई करना है, तो पर्सन एग्रीव्ड हो सकता है और कहाँ जा सकता है, एग्रीव होके विदिन 30 डेज, वहाँ पे एग्रीव होके पर्सन कहाँ जा सकता है, पर्सन एग्रीव होके 30 डेज़ के अंदर जा सकता है अपील करने। अगर पर्सन ने विदिन 30 डेज़ अपील कर ली है, तो अगर वो अपील करने जा रहा है तो जिस दिन अपील का ऑर्डर आएगा उसके बाद हम 7 दिन रुकेंगे, फिर उसको बोलेंगे वेकेंट करने को। लेकिन अगर सपोज़ करो अपील आई, अपीलेट ट्रिब्यूनल से अपील उसने शिकायत की, वहाँ पे अपील में अगर वो एग्रीव्ड है तो वो फिर नेक्स्ट 7 डेज़ में जैसे ही अपील डिस्पोज होती है, फर्स्ट अपील डिस्पोज होती है, 7 दिन का टाइम है नेक्स्ट अपील में जाने के लिए, या तो वो जाएगा या तो नहीं जाएगा। अगर जा रहा है तो फिर वो अपील जब डिस्पोज होगी तब तक के लिए रुका जाएगा वैकेंसी के लिए। फर्स्ट अपील 30 डेज़ में, उसके अपील के ख़त्म होने के बाद हम 7 दिन रुकेंगे, फिर वो अगर 7 दिन में चला गया तो अब फर्दर अपील जब डिस्पोज होगी तब तक के लिए रुका जाएगा। अगर नहीं जा रहा है तो फर्स्ट 30 डेज़ में ही क्या हो जाएगा, हम रुकेंगे, और फर्स्ट 30 डेज़ के बाद उसे क्या करना होगा, 31st डे को वेकेंट करना होगा ऑफिस। दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद है वेयर ही इज़ रिमूव्ड प्रोविजन ऑफ द एक्ट, खुद ही 169 के अकॉर्डिंग उसको रिमूव कर दिया, हमने रिमूव कर दिया सेक्शन 169 के अकॉर्डिंग, तब भी वैकेंसी आएगी। और ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन, ये इम्पॉर्टेंट सब क्लॉज है जहाँ बोलते हैं कि अगर वो हमारे यहाँ पे एज अ डायरेक्टर इसलिए था, सपोज क्योंकि उसने कोई पोस्ट होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट में होल्ड करके रखी थी, वहाँ की पोस्ट के कारण वो हमारे यहाँ पे क्या था, एक डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड कर रहा था, और अगर वहाँ उस जगह पे उस ही सीज टू बी द डायरेक्टर, अगर वहाँ पे ही सीज टू होल्ड द पोजीशन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वो उसकी वैकेंसी आएगी। तो क्या किया हमने, सबसे पहले 184 का डिस्क्लोज़र नहीं किया या कॉन्ट्रावेंशन किया, कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, या फिर इम्प्रिजनमेंट के कारण हुआ है, या फिर प्रोविजन ऑफ द एक्ट 169 में हमने रिमूव किया, या फिर वैकेंसी उस पोजीशन की जहाँ पे आप जिस पोजीशन आपकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या में थी उसके कारण आप यहाँ पे डायरेक्टर बने थे, वहाँ वैकेंसी आ गई है, वहाँ डिस्क्वालीफाई हो, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपके लिए वैकेंसी आ जाएगी। अब ये जो वेकेशन है ये ऑटोमेटिक होता है, यहाँ जैसे ही कोई इवेंट हुआ ना वैसे कि वैसे आपको क्या करना है, आपकी वैकेंसी आएगी, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाएगा। बोर्ड के पास कोई पावर नहीं है वैकेंसी को रूल आउट करने का, कहीं कोई पावर नहीं है, कंपलसरी वैकेंसी है। और अगर इसका कॉन्ट्रावेंशन होता है तो नॉट लेस देन 1 लाख एंड एक्सटेंड टू 5 लाख पेनल्टी है। नॉट लेस देन 1 लाख, नॉट लेस देन 1 लाख बट मे एक्सटेंड टू 5 लाख, मे एक्सटेंड टू 5 लाख की पेनल्टी है। और यहाँ पे कभी ऐसा हो गया कि सारे डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो गए या सारे के सारे डायरेक्टर्स ने वेकेंट कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रमोटर्स को अपॉइंट करेगी। सबसे पहले प्रमोटर्स क्या होंगे, वही डायरेक्टर रहेंगे एजीएम तक, और अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एजीएम तक के लिए क्या करेगी, डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगी। सारे के सारे वैकेंट हो गए तो प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रमोटर अपॉइंट करेगी जनरल मीटिंग के लिए तक के लिए डायरेक्टर्स।
यहाँ पे 167 सबसेक्शन 4 कहता है कि प्राइवेट कंपनी ऐड ऑन कर सकती है, वेकेशन कब कब हो सकता है वहाँ पे प्राइवेट कंपनी ऐड कर सकती है, ये चीज़ें पब्लिक नहीं कर सकती है। और यहाँ पे कहीं पे भी शेयर होल्डिंग के बेसिस पे वेकेशन नहीं होता है कि आपको इतने शेयर्स होल्ड करने हैं तभी आप हमारे यहाँ डायरेक्टर रह पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो शेयर होल्डिंग के बेसिस पे वेकेशन का कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं लगता है। सो दिस कंप्लीट 167 वेकेशन हो सकता है जब 164 हो, 184 का नॉन कंप्लाइंस किया, डिस्क्लोजर नहीं किया, कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, या फिर कोर्ट ने 6 मंथ वाला इम्प्रिजनमेंट या उससे ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट दिया है, 12 महीने आप नहीं रहे हो, या फिर 169 में रिमूव कर दिया है, या फिर वो पोस्ट जहाँ पे जिसके कारण आप यहाँ पे डायरेक्टर थे वो चली गई है। प्राइवेट कंपनी में एड ऑन पोजीशंस भी हो सकती हैं। इसके बाद जब कोर्ट वाला केस आता है तो 37 का आपको क्या रखना है, रूल याद रखना है कि 30 दिन रुकेंगे, डिस्पोजल होने के बाद 7 दिन रुकेंगे, फिर अगर वो चला गया तो फर्दर अपील डिस्पोजल होने तक उसकी वेकेशन डिक्लेयर अभी क्या नहीं होगी, वो ऑफिस वेकेट नहीं करेगा। अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो मिनिमम 1 लाख, नॉट लेस देन 1 लाख, एंड एक्सटेंड कितना जाएगा 5 लाख तक का जा सकता है। नाउ सेक्शन 168 और 169 लास्ट 2 सेक्शंस ऑफ द डायरेक्टर। सो 168 किस चीज़ का है, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर चाहे तो कभी भी रिज़ाइन कर सकता है, कोई रीज़न देने की रिक्वायरमेंट डायरेक्टर को नहीं है कि वो क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं। तो डायरेक्टर चाहे तो क्या कर सकता है, रिज़ाइन कर सकता है, और रिज़ाइन करने के बाद इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो रेजिग्नेशन अगर जब डायरेक्टर को देना, नोटिस इन राइटिंग ही देना होगा, ओरल रेजिग्नेशन कुछ भी नहीं होता है, और ये रेजिग्नेशन कंपनी के लिए ही होना चाहिए। थर्ड पार्टी को रेजिग्नेशन की डिटेल देने से कोई मतलब नहीं है, कंपनी को एड्रेस करना होगा। तो नोटिस इन राइटिंग टू कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी को ही रेजिग्नेशन जाना चाहिए, थर्ड पार्टी को नहीं। डायरेक्टर को कोई रीज़न नहीं देना वो क्यों रिटायर हो रहा है, क्यों रिज़ाइन कर रहा है। लेकिन हाँ, चाहे तो डायरेक्टर के पास ऑप्शन है विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को कॉपी ऑफ द रेजिग्नेशन एंड रीज़न, डिटेल रीज़न क्या है रेजिग्नेशन का, DIR 11 में दे सकते हैं, नॉट मैंडेटरी, मे गिव। चाहे तो डायरेक्टर विद इन 30 डेज क्या कर सकता है, विद इन 30 डेज नोटिस देने के बाद 30 डेज के अंदर क्या दे सकता है, कॉपी ऑफ द रेजिग्नेशन एंड डिटेल रीज़न दे सकता है, किसको, रजिस्ट्रार को। अब DIR 11 में रजिस्ट्रार को चला गया, फिर कंपनी को कंपलसरी रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, जैसे ही कंपनी को नोटिस मिलता है, रेजिग्नेशन का नोटिस रिसीव होता है, वहाँ से 30 डेज़ के अंदर कंपनी क्या कर सकती है, ये नोटिस किसको फॉरवर्ड कर, यहाँ पे ये किसको, DIR 12 में अब किसको बताएगी, रजिस्ट्रार को कंपनी बताएगी। कंपलसरी है कंपनी को बताना, तो वहाँ तो शेल है। अब कंपनी को क्या देने होंगे, फैक्ट्स ऑफ द रेजिग्नेशन देने होंगे कंपलसरी, किसको, हमारी रजिस्ट्रार को देने होंगे। अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी इन्फॉर्मेशन फॉर रेजिग्नेशन पोस्ट करनी होगी, तो DIR 12 में विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रेजिग्नेशन रजिस्ट्रार को दिया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा। वेबसाइट अगर है तो वहाँ पे भी डाला जाएगा। कंपनी इंक्लूड करेगी फैक्ट ऑफ द रेजिग्नेशन बोर्ड रिपोर्ट में भी, और उसे नेक्स्ट जनरल मीटिंग में लेआउट करना होगा। तो कंपनी को क्या क्या करना है, कंपलसरी कंपनी को तो रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन DIR 12 में देना होगा, वेबसाइट है तो वहाँ लिखना होगा, एंड बोर्ड रिपोर्ट में कंपलसरी फैक्ट ऑफ द रेजिग्नेशन लेने होंगे, एंड दैट टू बी लेड इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। अब रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से होगा, तो रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगा फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रेजिग्नेशन बाय द कंपनी और date specified in the notice, date that has been specified in the notice, or date on which notice is received by the company, whichever is later। यहाँ पे डेट वाइज MCQ पूछे जाते हैं, और MCQ बुकलेट में इसका क्वेश्चन भी है। सेक्शन 168 बोलता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप रेजिग्नेशन दोगे तो कंपनी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगी। यहाँ एक्सेप्टेंस का कोई क्लॉज नहीं है, रेजिग्नेशन देना है और यहाँ एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी कंपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे
लेकिन डायरेक्टर इवन तो रिज़ाइन कर रहा है, लेकिन उसके टाइम में जो भी लाइबिलिटी अराइज हुई है वो अभी भी उन लाइबिलिटीज़ के लिए क्या रहेगा, लाइबल रहेगा। तो यहाँ पे अभी भी लाइबल रहेगा। सपोज सारे के सारे डायरेक्टर्स एक साथ रिज़ाइन करते तो 167 में वैकेंसी आएगी तो प्रमोटर रहेंगे, प्रमोटर नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट टिल द एजीएम अपॉइंट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, टिल द एजीएम क्या करके रखेंगे, अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर को। यहाँ पे एक चीज़ और बोली कि अगर फॉरेन डायरेक्टर है, फॉरेन डायरेक्टर क्या कर सकता है, DIR 11 की जो अथॉरिटी है कि मेरा रेजिग्नेशन क्यों है, इसका रीज़न आप रजिस्ट्रार को दे देना। ये अथॉरिटी किसको दे सकता है, किसी प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या किसी और रेजिडेंट डायरेक्टर को भी ऑथोराइज़ कर सकता है। क्या ऑथोराइज़ कर सकता है कि आप क्या कर देना, आप मेरा DIR 11 भर देना। सपोज़ अगर सारे डायरेक्टर रिज़ाइन कर जाएंगे किसी कंपनी से तो ये DIR 12 भरेगा कौन। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करेंगे और रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करने के बाद कौन रिक्वेस्ट करेगा, स्टेक होल्डर्स रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे डायरेक्टर रिज़ाइन कर चुके हैं तो DIR 12 कौन भरेगा। तो यहाँ पे फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रार किसी एक रिज़ाइन डायरेक्टर को ऑथोराइज़ करेगा DIR 12 भरने के लिए, क्योंकि DIR 12 में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है और सारे डायरेक्टर जब रिज़ाइन करते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सारे डायरेक्टर का डीएक्टिवेट हो जाता है। तो सिर्फ वहाँ पे किसी एक डायरेक्टर को एज ए सिग्नेटरी अपॉइंट किया जाएगा, ऑथोराइज़ किया जाएगा रिज़ाइन डायरेक्टर को कि आप क्या हैं, ऑथोराइज़ किए जाते हैं एज ए सिग्नेटरी, आप क्या करें, DIR 12 पर्पज़ के लिए सिर्फ इसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट सेक्शन 168 इज़। रेजिग्नेशन डायरेक्टर बिना रीज़न कर सकता है। DIR 11 में चाहे तो विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को बता सकता है रेजिग्नेशन की कॉपी और डिटेल रीज़न। कंपनी को तो कंपलसरी विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को बोलना होगा, वेबसाइट है तो वहाँ पे डालना होगा और साथ में बोर्ड रिपोर्ट में फैक्ट ऑफ द रेजिग्नेशन लेने होंगे। रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से होगा, जो डेट आपने बता के रखी है नोटिस में या फिर जब रेजिग्नेशन रिसीव होता है कंपनी को, विच एवर इज लेटर। यहाँ पे एक्सेप्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइबिलिटी डायरेक्टर की कंटिन्यू रहेगी। सारे डायरेक्टर एक साथ अगर चले जाते हैं तो उस केस में प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे एजीएम तक। और DIR 12 भरने के लिए स्टेक होल्डर्स अगर रजिस्ट्रार को कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पे कोई भी एक रिजाइंड डायरेक्टर को ऑथोराइज़ किया जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उसकी डीएक्टिवेट सबकी हो जाती है तो यहाँ पे उसे ऑथोराइज़ किया जाएगा कि सिग्नेटरी बने, ऑथोराइज सिग्नेटरी डायरेक्टर के लिए DIR 12 पर्पज़ के लिए आप सिग्नेटरी बनते हैं। दिस इज़ व्हाट 168 इज़। नाउ लास्ट section, that is 169 related to the removal of the director। अब डायरेक्टर को हम रिमूव कर रहे हैं तो रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर जो है 169 रिलेटिंग टू रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर, इसमें क्या है, सबसे पहले रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर ओवरराइड कोई भी आर्टिकल ओवरराइड करता है। ये किसी भी आर्टिकल, किसी भी एग्रीमेंट को बिल्कुल क्या करता है, ओवरराइड करता है। आप किसी भी डायरेक्टर को चाहे एडिशनल डायरेक्टर हो, अल्टरनेट डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, उससे नॉमिनी डायरेक्टर हो, सबको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। किसी भी तरह के डायरेक्टर का रिमूवल हो सकता है। आर्टिकल को ये क्या करता है, 169 ओवरराइड करता है। 169 क्या करता है, आर्टिकल को ओवरराइड करता है। सिमिलरली कैजुअल वैकेंसी, आर्टिकल से कैजुअल वैकेंसी का वो नहीं आता है कि हमको फुलफिल करना है नहीं करना है। आर्टिकल सिर्फ मैनर बता सकता है पर पावर नहीं देता। कैजुअल वैकेंसी की पावर आर्टिकल से नहीं आती है। तो यहाँ पे भी 169 है, ये ओवरराइड करता है आर्टिकल को। बोलते हैं अगर शेयर होल्डर ने डिसाइड कर लिया है कि किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है, शेयर होल्डर ने डिसाइड कर लिया है किसी डायरेक्टर को क्या करना है, रिमूव करना है, तो उस केस में 115 का स्पेशल नोटिस लगेगा। सेक्शन 115 का क्या लगेगा, स्पेशल नोटिस लगेगा। और सेक्शन 115 का ये जो स्पेशल नोटिस है वो नॉट अर्लियर देन 3 months एंड नॉट लेटर देन 14 days बिफोर द जनरल मीटिंग। 3 महीने से पहले नहीं और 3 महीने से पहले नहीं चाहिए और 14 दिन के बाद नहीं चाहिए। नोटिस किसका, कि हम क्या चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं रिमूवल ऑफ द दिस डायरेक्टर, मतलब एक रिजोल्यूशन पास करना चाहते हैं कि इस डायरेक्टर को रिमूव करना है। ये शेयर होल्डर्स मेंबर्स क्या करेंगे, इंटीमेट करेंगे ये चीज़ किसको, कंपनी को।
3 महीने से ज़्यादा पहले नहीं, और 14 दिन से पहले कम से कम बताना होगा, जिसमें डे ऑफ द नोटिस, जिस दिन नोटिस दिया गया और मीटिंग का डे हटाया जाएगा। यहाँ पे साइन करेंगे मेंबर्स। क्या एक मेंबर बोल सकता है? नहीं। 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और पेड अप कैपिटल 5 लाख विच एवर इज लोअर। 1% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, 1% ऑफ द वोटिंग पावर। शेयर कैपिटल लिखने की गलती नहीं करना, वोटिंग पावर जिनके पास है। तो 1% ऑफ द वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल का 5 लाख विच एवर इज लेस, ये लोग साइन करेंगे। अब जिस भी डायरेक्टर को आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, जिस भी डायरेक्टर को आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो क्या यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा डायरेक्टर को कि हम क्यों रिमूव कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे भी रीज़न डायरेक्टर को नहीं देना है। ये रीज़न देने के लिए ड्यूटी बाउंड है हमारी कंपनी को देना होगा रीज़न कि इस डायरेक्टर को रिमूव क्यों किया गया है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे ही नोटिस आ गया कि इस डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए हम रिजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, कंपनी को क्या करना होगा, उस डायरेक्टर को ये नोटिस फॉरवर्ड करना होगा कि उसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी। तो यहाँ पे डायरेक्टर को रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको नोटिस फॉरवर्ड किया जाएगा कि तुम्हें रिमूव करना की इंटेंशन है, रिजोल्यूशन पास करना है। डायरेक्टर के पास है कि वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कंपनी को क्या करना होगा, हर एक मेंबर को फॉरवर्ड करना होगा। सपोज अगर कंपनी हर एक मेंबर को ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉरवर्ड नहीं करती क्योंकि कंपनी का डिफ़ॉल्ट है या फिर बहुत लेंदी रिप्रेजेंटेशन है, तो उस केस में क्या होगा कि डायरेक्टर के रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में रीड आउट किया जाए। तो यहाँ पे डायरेक्टर को सुना भी जाएगा मीटिंग में अपार्ट फ्रॉम दिस रीडिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है, किसी एग्री पर्सन ने या कंपनी ने कंप्लेन किया ट्रिब्यूनल को कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है अब ये क्या है, अनलेस पब्लिसिटी के लिए है, अब्यूज़ करने के लिए, अनलेस पब्लिसिटी के लिए, तो ट्रिब्यूनल बोल सकता है कि ना तो ये रीड किया जाएगा, ना ही मेंबर्स को सेंड किया जाएगा, और जो एप्लीकेशन की है ट्रिब्यूनल को, इसका जो भी फीस लगा है वो डायरेक्टर को होल या पार्ट पे करना होगा दूसरी पार्टी को, भले ही डायरेक्टर पार्टी टू द एप्लीकेशन नहीं था तब भी। अब अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है मीटिंग में कि हाँ भैया इस डायरेक्टर को क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे, रिजोल्यूशन पास हो गया मीटिंग में कि ये डायरेक्टर क्या होगा, रिमूव होगा, तो उस डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा। और उसी मीटिंग में कोई और डायरेक्टर भी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन तभी अपॉइंट हो पाएगा जब सेक्शन 115 का स्पेशल नोटिस दिया होगा। अदरवाइज कैजुअल वैकेंसी की तरह ये फुलफिल होगा। अदरवाइज क्या होगा, कैजुअल वैकेंसी की तरह ये चीज़ फुलफिल होगी। अब जो भी डायरेक्टर आएगा वो कब तक के लिए आएगा, तब तक के लिए आएगा जब तक अगर ये जो प्रेडिसेसर डायरेक्टर था ये कंटिन्यू करता, तब तक के लिए ही आएगा। कौन से ऐसे डायरेक्टर है जिसको आप 169 में रिमूव नहीं कर सकते? तो 169 में कौन कौन से डायरेक्टर रिमूव नहीं होते हैं? तो 169 में कौन कौन से डायरेक्टर रिमूव नहीं होते? तो 169 में नॉमिनी डायरेक्टर रिमूव नहीं होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने रखा है। देन उसके बाद आपका 242 जो ट्रिब्यूनल डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं वो नहीं होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के डायरेक्टर 169 से रिमूव नहीं होते हैं। तो PTN मतलब P फॉर प्रोपोर्शनल, T फॉर ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया, N फॉर नॉमिनी डायरेक्टर 169 में रिमूव नहीं होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जब हमने 152 सबसेक्शन 6 किया था वहाँ पे भी क्या था, नॉमिनी डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होता है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में। पर एक चीज़ याद रखना, अगर ये नॉमिनी डायरेक्टर बैंकिंग कंपनी का है, प्राइवेट कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, तो कंपनी कवर होता है कंपनीज एक्ट 2013 में, बैंकिंग कंपनी कवर है, तो उनका तो नॉमिनी डायरेक्टर इंक्लूड होगा टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में। लेकिन पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग कोई डायरेक्टर बना है तो नॉमिनेट हुआ है, तो वो वाला डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो दिस थिंग टू बी रिमेंबर्ड। तो 160 वहाँ पे 152 सबसेक्शन 6 में ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ हमने किया कि रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर रिमूव हो सकता है, पर PTN नहीं, P मतलब प्रोपोर्शनल, T ट्राइब्यूनल ने जो अपॉइंट किया, और N नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता।
जिसको भी आप रिमूव कर रहे हो पहले शेयर होल्डर्स को क्या करना होगा, कंपनी को स्पेशल नोटिस 115 का देना होगा 3 महीने पहले नहीं और 14 दिन पहले कम से कम दे देने चाहिए कि रिजॉल्व करना चाहते हैं रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर। कंपनी को ये नोटिस हर एक डायरेक्टर को देना होगा और फिर डायरेक्टर के पास अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है, रिप्रेजेंटेशन का राइट है, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आ गया तो मेंबर्स को कम से कम 7 दिन पहले ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चले जाना चाहिए, नोटिस चला जाना चाहिए कि भाई हमारा डायरेक्टर बोल क्या रहा है, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखा गया। अगर डिफ़ॉल्ट है कंपनी का या बहुत रिप्रेजेंटेशन लंबा है तो अगर कंपनी नहीं भेज रही तो वो रीड आउट किया जाएगा मीटिंग में। फिर इसके बाद बोलते हैं कि रिजोल्यूशन पास हो गया तो डायरेक्टर रिमूव हो जाएगा। डायरेक्टर के रिमूव के बाद नया डायरेक्टर भी अपॉइंट कर लेना, लेकिन अगर स्पेशल नोटिस में लिखा है कि दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट होगा तभी अपॉइंट कर सकते हो, या फिर कैजुअल वैकेंसी की तरह फुलफिल करो। ये रिप्रेजेंटेशन वो रीड नहीं करेंगे अगर ये अब्यूज़ है या फिर अनलेस पब्लिसिटी के लिए। अनलेस पब्लिसिटी के लिए अगर क्या करा जा रहा है, इसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का यूज़ किया जा रहा है तो ना रीड होगा ना सेंड होगा। इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल भी डायरेक्टर को ही पे करनी पड़ेगी, भले ही वो पार्टी टू द एप्लीकेशन नहीं था। ये सेक्शन भी पब्लिक प्राइवेट दोनों को लगेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर है उसे अगर आप 169 में सेकेंड टर्म में रिमूव करते हो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। वहाँ क्या लगेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। फिर एक चीज़ है कि अगर हम किसी डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टरशिप से, तो वो डायरेक्टर तो अभी भी है लेकिन सिर्फ वो मैनेजिंग डायरेक्टरशिप की पोजीशन से हटा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और जिस डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हो उसको कंपनसेशन मिलेगा। ट्राइब्यूनल रिमूव करता है तब वहाँ पे कंपनसेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम रिमूव कर रहे तो कंपनसेशन मिलेगा। दिस डिफरेंस टू बी नोटेड। दिस कंप्लीट डायरेक्टर चैप्टर। This was Ankita Arora from Study Made Easy. Hope so every section recall हुआ होगा, एक दो बार रिपीट भी किया है ताकि रिवाइज भी होते जाए। So all the best.